हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके बारे में वन शॉट लेकर आए हैं। ठीक है, तो वन शॉट में हम क्या काम करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 4 डे हार्ड वर्किंग करना है हमें। ठीक है ना, 4 दिन में आपकी केमिस्ट्री फिनिश कर देनी है। रोज एक वीडियो आपकी अपलोड होगी आज से। ठीक है, तो जल्दी से हम अपना चैप्टर देख लेते हैं कि एक्चुअली में चैप्टर क्या है। तो चैप्टर का नाम मैंने जैसे बता दिया, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। ठीक है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में एसिड क्या होते हैं। ठीक है जी, क्या क्या बोला मैंने, एसिड किन्हें कहते हैं? तो एसिड देखो, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन। एसिड क्या होते हैं, जो क्या काम करते हैं, वाटर में डिजोल्व हो और वाटर में डिजोल्व होने के बाद में H प्लस आयन देते हैं, उनको बोलते हैं हम एसिड। क्या बोलते हैं जी? जो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व करें और वाटर में डिजोल्व करने के बाद में H प्लस आयन दे दे, वो होंगे आपके एसिड। ठीक है, समझ में बात ये नहीं है। डेली लाइफ में आप एसिड का बहुत ज्यादा यूज करते हो, अभी बताऊंगा कैसे, कौन से एसिड का यूज करते हो आप अपने डेली लाइफ में। अभी फिलहाल समझो कि एसिड क्या होते हैं। देखो, एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन। जो यानी कि वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में H प्लस आयन दे देते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं एसिड। जैसे एग्जांपल में मान के चलो, एक आपके पास में HCl है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, बहुत सारे एसिड्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, ये HCl जैसी देखो एक्वस फॉर्म में, एक्वस का मतलब है इसमें वाटर मिलाया गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना एक्वस, तो इसका मतलब है उसमें मैंने वाटर ऐड किया है। तो जैसे ही वाटर ऐड करूंगा तो ये अपने अपने आयनों में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H प्लस आयन देगा और प्लस Cl माइनस, मींस हमें तो H प्लस आयन से लेना देना है। तो यहाँ पर जब क्या करता है, कोई भी एसिड अगर क्या करता है वाटर में डिसॉल्व, ऐसे आप H2SO4 को देख लीजिए। H2SO4 को जब मैं क्या काम करूंगा, इसको भी एक्वस फॉर्म में लूंगा, इसको भी डिसॉल्व करूंगा, तो ये H प्लस और प्लस क्या देगा, SO4 माइनस माइनस देगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो जितने भी एसिड होंगे सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व होकर H प्लस आयन देंगे। इतनी बात आपको समझ लेनी है। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये H प्लस आयन है फ्रीली नहीं रह सकता है, तो H प्लस आयन क्योंकि हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H3O पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है, H3O, यानी वाटर से जुड़ जाता है। हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो क्या काम करता है, वाटर से जुड़ जाएगा और H3O पॉजिटिव बनाएगा। इतनी चीज कंफर्म है भैया। एसिड किन्हें कहेंगे, जो वाटर में डिसॉल्व हो, डिसॉल्व होने के बाद में H प्लस आयन दे दे, वो होंगे आपके एसिड। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आई बात ये नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, जिनको देखने से यानी कि पता चल जाता है कि एक्चुअली में कैसे होंगे। ठीक है, एसिड है वे छोटे, देखो इनको जैसे ही आप टेस्ट करते हो, ठीक है ना, जैसे इनको खाते हो तो खाने पे क्या होता है, इनका टेस्ट होगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा, शोर होगा। कैसा होगा, शोर मींस खट्टा होगा इनका टेस्ट। ठीक है, जितने भी आप डेली लाइफ में जितने भी आप खट्टी चीजें खाते हो उनमें कोई ना कोई सा एसिड प्रेजेंट होता है। अब वो कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना, कौन सा नहीं, उसी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली में एसिड क्या होते हैं। तो एसिड का शोर जो होता है यानी जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, सपोज करो ये ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, इसको ये क्या कर देगा, जैसे हम इसमें क्या काम करेंगे, एसिड डालेंगे, क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, ये उसको कैसा कर देगा, रेड कर देगा। इतनी बात कंफर्म है या नहीं, समझ में बात या नहीं। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, इससे बाहर एसिड बेस सॉल्ट में से कहीं से बाहर नहीं आने का ध्यान रखना, ये गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, तो बस आप बने रहो यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, एसिड क्या करता है, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको कैसा कर देगा जी, रेड कर देगा। कैसा कर देगा, रेड कर देगा। कंफर्म चीज समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम क्या काम करते हैं, एसिड लिया और उसमें वाटर डिसॉल्व कर लिया, अब वो सॉल्यूशन बन गया एक, किसका, एसिड का सॉल्यूशन बन गया। आपने, मैंने क्या बोला भैया, आपने एक बीकर लिया, उसमें क्या काम कर लिया, उसमें आपने H2O डाल दिया, अब इस H2O में आपने H2SO4 डाल दिया, तो ये किसका बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, किसका, एसिड का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो एसिड के जो सॉल्यूशन हो, अब अगर आप उसमें क्या काम करोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। जैसे आपके घर में जो है ना इन्वर्टर बैटरी है ना, वो इन्वर्टर बैटरी वाली जो बैटरी होती है उसमें एसिड ही भरा हुआ होता है, ठीक है ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ही भरा होता है, उसी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज को। अब नोट क्या करना भैया, नोट को याद करो। क्या बोला है इसने, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, यानी ऐसे एसिड जो किसमें, प्लांट में या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम मिनरल एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान रखना भैया,
क्या बोला मैंने? सपोज समझने वाली बात है, एसिड प्रेजेंट इन प्लांट, जो एसिड प्लांट में प्रेजेंट हो या एनिमल्स में प्रेजेंट हो उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड, प्लांट में तो एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टर्मरिक, ठीक है ना, टैमरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हुआ और फॉर्मिक एसिड हुआ। ये सारे के सारे आपके एनिमल्स में या फिर किसमें मिलेंगे? प्लांट्स में मिलेंगे, इसलिए सारे के सारे आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। सही है जी, क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड किसमें? सिट्रस फ्रूट में। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में सिट्रिक एसिड मिलेगा। लाइक दैट, जैसे आप नींबू खाते हो, देखो मैंने अभी बताया ना, आप जोन से नींबू, देखो हम जो आपको क्या काम कर रहे हो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ईट एंड ड्रिंक, यानी ये क्या होते हैं? ये हार्मफुल नहीं होते, आप इनको इजीली ड्रिंक भी कर सकते हो और इजीली क्या कर सकते हो? खा भी सकते हो, ठीक है ना। ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो चीज आपको मैंने बताई ना, जो चीज खाने में खट्टी लग रही है वो समझ लो क्या है? उसमें एसिड प्रेजेंट है। जैसे सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? जो खट्टे लगते हैं ना, जो भी फ्रूट्स आपको खट्टे लगते हैं उन सभी में सिट्रिक एसिड मिलेगा। जैसे लेमन हो गया, है ना, नींबू, नींबू में सिट्रिक एसिड है, ठीक है ना। ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, ठीक है ना। मैंगो हो गया, आम हो गया, उसमें भी क्या है? सिट्रिक एसिड है, ठीक है ना। और कच्चे अंगूर, उनमें भी क्या है? सिट्रिक एसिड है। जो खाने में खट्टे लगे उनमें सभी में सिट्रिक एसिड है। दूसरा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क में होता है। थोड़ा थोड़ा जब दूध, आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है, ठीक है ना, गर्मियों के टाइम में, तो उसमें एसिड की मात्रा, किसकी? लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो खट्टा लगता है। तो ध्यान रखना, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। टार्टिक एसिड किसमें मिलेगा? टार्टिक एसिड मिलेगा टैमरिंड में। मतलब इमली जो होती है, इमली बहुत ज्यादा खट्टी होती है, इस वजह से उसमें कौन सा मिलेगा? टार्टिक एसिड मिलेगा, ठीक है जी। नो, नेक्स्ट आ गया ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें आ गया? टोमेटो, जो टोमेटो होते हैं, ठीक है ना, टमाटर में, उनमें मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, जो फॉर्मिक एसिड मिलता है वो किसमें मिलता है? आंट स्टिंग में मिलता है। मतलब जो आपकी चींटी होती है, चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड मिलता है। इसी के काटने के, जब चींटी आपको काट खाती है ना, तो उसमें क्या मोटा मोटा सा कुछ सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। चीज कंफर्म है? समझ में आ गई बात? यानी भैया की एसिड क्या होते हैं? जिनको डिसॉल्व करें, ठीक है ना, वाटर में, और H+ आयन दे, उनको बोलेंगे हम क्या? उनको बोलेंगे एसिड। ये क्या होते हैं? सोर, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिटोनिबिलिटी रेड, यानी ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और जो प्लांट और किसमें? एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आ जाते हैं आपके। ये पूछा जाता है कि सिट्रिक एसिड किसमें मिलेगा, लैक्टिक एसिड, टैमरिक एसिड, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक, इन सभी का पूछ लेता है कि कौन सा एसिड किसमें मिलता है। ये चीज आपको कंफर्म होगी। तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड देखा, इनको आप इजीली खा सकते हो, ड्रिंक भी कर सकते हो, कोई आपको हार्म नहीं होगा। दूसरा नोट में क्या लिखा भैया? दूसरा नोट में लिखा है द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है ना, द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, यानी जो सिर्फ किससे मिलते हैं? जो मिनरल्स अर्थ पर मिलते हैं, ठीक है ना, जो मिनरल्स अर्थ पर मिलते हैं उनसे बनाए जाते हैं एसिड, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। जो एसिड किससे बनाए जाते हैं? मिनरल से बनाए जाते हैं, जो अर्थ पर मिलते हैं, जो मिनरल्स उनसे बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम मिनरल एसिड। लाइक दैट, कुछ एग्जांपल में बता दे रहा हूं, जैसे HCl हो गया, क्या बोला मैंने? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे के सारे आपके मिनरल्स एसिड हैं। और इन मिनरल्स एसिड को आप क्या भी बोलते हो? इनको मैंने आपको बताया, मिनरल्स एसिड आर मैन मेड, यानी ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। इनको लैब में बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इनको हम मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं। किसको? मिनरल्स एसिड को। कौन कौन से मिनरल्स? HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? ये सब आपके मिनरल्स एसिड है, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मैन मेड क्या? एसिड। चीज समझ में आई? सारी के सारी एक एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एसिड बेस सोल्ट से जो आपके एग्जाम में ना आए। यहीं से अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, उठा के देख लेना, PYQ के गारंटी लिख के ले लो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर ना कर पाओ इससे बेस्ड, तो अब बताना कि हाँ सर नहीं कर पाए हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। कितने टाइप्स होते हैं अगर देखा जाए स्ट्रेंथ की वजह से, तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे भैया? विच इज कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, यानी जिसको हम क्या काम करें? वाटर में डिसॉल्व करें इन एसिडों को, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और क्या देते हैं? बोलो, लार्ज अमाउंट में, ठीक है ना, क्या देते हैं? लार्ज अमाउंट में H+ आयन देते हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं,
ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात या नहीं है? ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या करें, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में लार्ज अमाउंट में क्या देते हैं, वो H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन से होते हैं? जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 ठीक है ना सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बोलो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर किसी के स्किन पर या किसी के क्लोथ्स पर किसी पर डल जाते हैं तो वो क्या काम कर देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये जितने भी आपके मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कोरिसिव होते हैं, मतलब नेचुरल में वो कोरिसिव होते हैं। कहने का मतलब है अगर ये किसी पर डल जाते हैं तो उसको बर्न कर देते हैं। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड इतने खतरनाक भी होते हैं। इनको क्या नहीं किया जाता, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिडों को ना तो ईट किया जाता, मतलब ना खाया जाता है ना ड्रिंक किया जाता है। समझ में आई बात ये नहीं? ठीक है, मैंने बोला था ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये जो है ये क्या होते हैं, ये सब के सब वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। और जो आपके मिनरल्स एसिड होते हैं ना ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कन्फर्म? तो मिनरल्स एसिड को वीक मतलब वीक क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो इनको इजीली खाया भी जा सकता है। जबकि जो मिनरल्स एसिड होते हैं ना ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको ना तो मैंने अभी बता दिया, देखो इट इज हार्मफुल फॉर ईट एंड ड्रिंक। ये जितने भी आपके मिनरल्स एसिड होते हैं ना हार्मफुल होते हैं ईट यानी खाने के और ड्रिंक के लिए। तो इसलिए ना तो इनको खाया जाता है ना ही ड्रिंक किया जाता है। समझ में आई बात ये नहीं? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आया, स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल्स एसिड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिए। जो इनको वाटर में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद में लार्ज अमाउंट में क्या हो, कंप्लीटली पहले बात तो आयनाइज हो जाएं, और कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद में ठीक है ना, कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद में H प्लस आयन देते हैं, वो भी लार्ज अमाउंट में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइक दैट जैसे मैंने भी बताया HCl H2SO4 HNO3 ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इनसे कभी खेला भी मत करना लैब में जाकर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वीक एसिड, वीक एसिड किसे कहते हैं जी? देखो मैंने बताया ना, विच इज पार्शियली आयनाइज, जो कंप्लीटली क्या ना हो, वाटर में आयनाइज ना हो, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ना हो। समझ में बात ये नहीं है? और स्मॉल अमाउंट में क्या दें, H प्लस आयन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वीक एसिड। समझ में आई बात ये नहीं? क्या बोला मैंने, वीक एसिड किसे कहेंगे, जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो कंप्लीटली अपने अपने आयनों में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ठीक है ना, और ये जब कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे नहीं, कंप्लीटली टूटेंगे नहीं अपने अपने आयनों में, तो ये स्मॉल अमाउंट में तो आयंस देंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके वीक एसिड। लाइक दैट जैसे मैंने भी बताया, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, H2SO4 सल्फोनिक एसिड है, ये सारे के सारे। और ये जितने भी सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टनिक, ठीक है ना, ऑक्सैलिक फॉर्मिक, ये सब के सब आपके वीक एसिड है। ठीक है ना, समझ में आई बात या नहीं है? तो ये दोनों चीज भी समझ में आ गई होंगी आपको कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। ये तो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं, विच कंटेन द मतलब मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है कम अमाउंट में वाटर मिला हुआ होता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। मान के चलो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक बीकर है, इसमें मैंने क्या काम किया, इसमें मैंने H2SO4 है और बहुत कम अमाउंट में मैंने क्या काम कर दिया, इसमें बहुत कम अमाउंट में मैंने इसमें वाटर डाला हुआ है। समझ में आई बात है नहीं? क्या बोला, बहुत कम अमाउंट में इसमें वाटर है। मान के चलो इसमें 95% तक क्या है, 95% तक H2SO4 है, केवल और केवल 5% तक ही क्या है इसमें H2O, क्या है 5% ही इसमें H2O है, तो वो कहलाएगा आपका कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड से कभी भी खेला मत करना, कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज्यादा कोरिसिव होते हैं ये, ठीक है ना, कि उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर ऐड होता है। तो समझ में आई कंसंट्रेटेड एसिड। लैब में गए होगे तो बोतलों पे लिखा रहता है कंसंट्रेटेड ऐसे करके, CON ऐसे करके लिखा था, CON, अगर मतलब CON लिखा हुआ तो इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड है, खेला मत करना उस चीज से। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें बहुत अमाउंट में वाटर मिला हुआ होता है। समझ में बात ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। जैसे 95% उसमें क्या है, अब देखो यार उल्टा हो जाएगा, 95% वाटर है और 5% को क्या है H2SO4, यानी कोई भी एसिड है, उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट एसिड।
जिसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर हो और कम अमाउंट में एसिड हो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट एसिड। समझ गए, ये इतना ज्यादा कोरिजिव नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में। किस पर आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं किसकी, एसिड की। तो सबसे पहले है एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बाहर निकालता है। देखो एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन कराएगा तो सॉल्ट और प्लस क्या बचेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे कोई भी एक एसिड ले लो, सपोज करो H2SO4 लिया, क्या लिया, H2SO4 एसिड लिया, और कोई एक मेटल मैंने Zn ले ली। तो जब Zn के साथ में रिएक्शन करेगा ना, यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, और प्लस क्या बचेगा, ZnSO4 बचेगा। क्लियर है चीजें, क्लियर है चीजें, ध्यान बताओ जल्दी से। एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा हमेशा क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, और ये Zn किसके साथ में जुड़ जाएगा, SO4 के साथ में ऐड हो जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की। अब यहाँ पर देखो एक चीज और लिखी गई है, कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ, यानी कर्ड हो गया या अदर जितने भी खट्टे फूड स्टफ होते हैं आपके, उनको किसमें, शुड नॉट बी कीप्ड इन मेटल वेजल्स, यानी उनको हमें कभी भी, जितने भी खट्टे फूड स्टफ होते हैं आपके, उनको कभी भी मेटल की बनी हुई वेजल्स में यानी कटोरी वगैरह में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी कर्ड हुए या अदर जितने भी श्योर आपके क्या होते हैं, फूड स्टफ होते हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। और एसिड क्या काम करता है, अगर आपके मान के चलो मेटल की कटोरी में आपने, ठीक है ना, क्या कर दिया, मेटल की कटोरी में आपने कर्ड भर के रख दी, तो कर्ड में क्या होगा, एसिड होगा। कौन सा, मैंने अभी बताया था, कर्ड में भी और मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है। तो जब वो आप क्या काम करोगे, आप दही को किसमें भरकर रखोगे, मेटल की कटोरी में भरकर रखोगे ना, तो उसको क्या कर देगी, उसको रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी, जो आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल हो सकती है, ध्यान रखना। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि हम कर्ड और अदर फूड सोर फूड स्टफ को क्या नहीं करते हैं, मेटल की वेजल्स में नहीं रखते हैं। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन यही है क्योंकि जितने भी कर्ड या अदर शोर फूड स्टफ होते हैं, खट्टे जितने भी फूड स्टफ होते हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, और एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए कभी भी कर्ड को या फिर जितने भी खट्टे आपके फूड स्टफ है उनको कभी भी मेटल की चीजों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, यानी जब एसिड क्या करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। एसिड मान लो, मान के चलो HCl ही ले लिया मैंने अभी आपको, ठीक है। मेटल कार्बोनेट क्या होगा, मेटल, और उसके साथ में मेटल मान के चलो मैंने Na ले लिया, ठीक है ना, और कार्बोनेट CO3 होता है, फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और प्लस CO2 गैस। तो यहाँ से एक तो CO2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस वाटर बाहर निकल गया, क्या क्या बचा, CO2 बाहर निकल गया, यहाँ से एक H, यानी H के 2 होने चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और प्लस क्या बाहर निकल जाता है, बोलो NaCl, क्या बाहर निकलेगा, NaCl, 2NaCl बाहर निकल जाता है। तो जब भी कोई क्या काम करता है, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्या है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, मान के चलो किसी ने क्या काम कर लिया, किसी ने ज्यादा खा लिया, जैसे शादी का सीजन चल रहा है ना, शादी में इंसान क्या काम करता है, इधर से लेकर स्टार्ट होता है, और जब तक सारी स्टोनों का टेस्ट ना कर लेने कि अभी चलो ठीक है, अभी टिक्की खाते हैं, अभी पटाखे गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है, अभी क्या काम करते हैं, अभी हमें रसगुल्ले खाने हैं, अभी हम क्या काम करते हैं, एक एक 1 बाय 1 करके एक एक चीजों को खाते हैं। कोई को लोग ऐसे होते हैं, और आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया और पेट में पड़ गई क्या, पेट में आपके खिचड़ी सी बन गई। अब खिचड़ी पकने के बाद में क्या होगा, वो डाइजेशन तो नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपके पेट में क्या हो जाएगी, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब एसिड की क्वांटिटी बढ़ने के बाद में आपका जो पेट है वो क्या होने लगेगा, अफर जाएगा, मीन्स आपके पेट में गैस प्रॉब्लम बन जाएगी। अब गैस प्रॉब्लम बनने की वजह से आप क्या काम करोगे, बोलो, आप मेडिसिन लेके आओगे। लेकिन अगर मेडिसिन नहीं है उस टाइम पर आप किसका यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा का। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा भी क्या है, NaHCO3 है। बेकिंग सोडा जैसे ही क्या करेगा, वो किसी मतलब एसिड, पेट में जो एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करेगा ना, सॉल्ट बना देगा। समझ में बात है ना, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए ठीक है ना, न्यूट्रल होने के बाद में वो सॉल्ट बना देगा, जिसकी वजह से एसिडिटी खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात यानी। और कभी तुमने देखा होगा जब ज्यादा आप समोसे खा लेते हो तो खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, ठीक है ना, उस खट्टी डकारों को बंद करने के लिए आप क्या काम करते हो, इनो का यूज करते हो। तो इनो में भी क्या है, इनो में भी बेस मिला होता है इसी टाइप से आपका, ठीक है ना, वो भी क्या काम करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, उसको न्यूट्रल कर देता है।
ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक तरीका से आपके नोट्स भी है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो दो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी जब क्या काम करता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में, तो क्या बनता है, तो देखो एसिड जब बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, सपोज करो एसिड है H2SO4, ठीक है ना, किसी बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मतलब NaOH ले लिया मैंने, बेस है, ठीक है, तो सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कैसे बनाएगा, देखो OH इस पर माइनस चार्ज है, Na पर प्लस है, SO4 पर माइनस है और H पर प्लस है, तो H वाला किसके जुड़ेगा, मतलब बोलो ये जुड़ेगा इसके साथ में, ठीक है, और ये जुड़ेगा इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, H2O तो बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O तो बाहर निकलेगा, और प्लस क्या बनेगा, Na2SO4, ये सॉल्ट बन जाएगा। समझ में बात है। या अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे NaOH प्लस रिएक्शन करा किसके साथ में, HCl के साथ में, तो इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव, इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, ये तो आपको पता ही है। तो Na किसके साथ में जुड़ेगा, Cl के साथ में, NaCl, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, H2। सही है, ऐसे तो ये हमेशा Na और H2O ही देगा। यहाँ पर भी देख लो Na के दो हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस कर लेना इक्वेशन को। तो यही तो बताया मैंने कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जब भी ध्यान रखना मैंने एक चीज, और जब भी एसिड रिएक्शन के यानी रिएक्शन करेगा बेस के साथ में, तो कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो क्या बोल रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, ऐसी रिएक्शन जो किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में होती है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब ना तो वो जब क्या करेंगे हम एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पर सॉल्ट बनता है, ठीक है ना तो वो एसिड रहता फिर और ना ही बेस रहता, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है। जब आप एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाओगे ना, तो ना तो वो एसिड बचेगा और ना ही बेस। जैसे नहीं समझ में आए, जैसे मान के चलो ये मेरे पास में एक बीकर है, इसमें मैंने पहले क्या मिलाया, एसिड मिलाया, क्या मिलाया, एसिड, मान के चलो यहां तक मैंने क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया, ठीक है जी। अब इसमें मैंने इस एसिड में मैं क्या काम करता हूँ, होले होले धीरे धीरे क्या मिला देता हूँ, बेस मिला देता हूँ, क्या मिला देता हूँ, बेस। जैसे ही मैं इसमें बेस मिलाऊंगा, तो बेस मिलाने के बाद में अब क्या होगा, अब ना तो ये एसिड बचेगा और ना ही बेस, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट, मतलब ये न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंफर्म बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई, तो ये वाली चीज भी ध्यान रखना भैया। आगे चलते हैं, यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ एसिड, क्या क्या यूजेस होते हैं एसिड के। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं H2SO4 की। H2SO4 के क्या क्या यूज है, सबसे पहले फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर मतलब खाद, जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, ठीक है ना, वो अपने मतलब कि फसलों को ग्रो कराने के लिए उसमें फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर बनाने में भी H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तभी बोला जाता है कि ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज हम मतलब किसानों को नहीं करना चाहिए। जिस क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे ना, तो हमारी जो, ठीक है ना, मतलब फील्ड है वो कैसे हो जाएंगे, हमारे फील्ड उर्वरक नहीं बचेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पेंट, पेंट बनाने में, डाई बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक बनाने में सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, यानी जो फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक्स, यानी मैन मेड जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट आप जानते हो, ठीक है ना, डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है नहीं है, फेना ही लेना, ये सारे के सारे डिटर्जेंट पाउडर कौन बनाता है भैया, ये H2SO4 से बनाए जाते हैं। HNO3 की बात कर लें, तो ये भी किसके यूज किया जाता है, HNO3 भी फर्टिलाइजर बनाने में। और सबसे भयानक चीज है TNT, यानी TNT बोले तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून। ट्राइनाइट्रोटोल्यून एक ऐसी चीज होती है जो क्या करने, बम विस्फोट वगैरह में बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, बम बम वगैरह बनाने में, सही है। तो TNT HNO3 से बनाया जाता है, ठीक है। डाई बनाने में, प्लास्टिक बनाने में इनका यूज किया जाता है। HCl का यूज कहाँ किया जाता है, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील मेटल, जितने भी स्टील ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे ऑक्साइड फिल्म उतारने में, उसको ऑक्साइड फिल्म को बाहर उतारने में इसका यूज किया जाता है HCl का। टेक्सटाइल बनाने में और लेदर इंडस्ट्री में भी इसका, जो लेदर होती है, ठीक है ना, चमड़े की जो होता है, ठीक है ना, उसको बनाने में भी HCl का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एसिड होता है खत्म। अब हम चलते हैं आगे किसकी तरफ, बेस की तरफ। तो चलो आगे टॉपिक बात कर लेते हैं, आगे हमारा टॉपिक है बेस, ठीक है जी। तो बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में बेस क्या होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस OH- आयंस, यानी जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में OH- आयंस देते हैं, क्या देते हैं, OH- आयंस देते हैं, उनको बोलते हैं हम बेस, ठीक है जी।
क्या बोला मैंने, देखो जो आपके एसिड थे वो क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयन देते हैं, बट ये क्या होते हैं, बेस जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व होकर OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, उनको बोलते हैं बेस। जैसे NaOH एक बेस है, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वस फॉर्म में है ये, ठीक है जी, तो ये क्या बनाएगा आपका Na+ और OH- क्या दे रहा है, OH- दे रहा है, इसलिए से ये बेस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कलाइन, यानी ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कलाइन भी बोलते हैं। तो बोल सकते हो वेदर्स वी कॉल इट ए बेस और एन एल्कलाइन, यानी बेस को हम एल्कलाइन भी बोल सकते हैं, एल्कलाइन बोल दो या बेस बोल दो, बात एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना, एल्कलाइन बोल दो या फिर बेस बोल दो, बात एक ही है। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेस की। तो कह रहा बेस हैव बिटर इन टेस्ट, यानी कैसे होते हैं ये बिटर, यानी कड़वे होते हैं ये टेस्ट में, ठीक है ना। बेस फील सॉफ्टी, अगर इनको आप टच करते हो तो ये सॉफ्ट लगते हैं, मतलब सॉफ्ट लगते हैं, ये चिकने। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये क्या काम कर देते हैं, रेड लिटमस जो पेपर होगा, क्या होगा, रेड लिटमस जो पेपर होगा उसको क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब ये क्या काम करेंगे भैया, रेड को ये ब्लू कर देंगे, ध्यान रखना, क्या करेंगे, रेड को, जो रेड लिटमस पेपर है उसको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। कंफर्म चीज समझ में आ गई। टाइप ऑफ बेस देखने के, क्या क्या टाइप होते हैं बेस के, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस वही है, सिंपल सी बात, देखो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाती है वाटर में, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बेस उनको बोलते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने अपने आयनों में, ठीक है ना, और लार्ज अमाउंट में, क्या बोला मैंने, लार्ज अमाउंट में OH- आयन देते हैं। एसिड क्या कर रहे थे, H+ आयन दे रहे थे, लेकिन बेस क्या कर रहे हैं, OH- आयन देते हैं। जैसे NaOH और KOH, ये NaOH और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना। वीक बेस कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होते हैं, सही है, क्या बोलता है, जो कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होते हैं वाटर में, और जो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, क्या देते हैं, यहाँ पर नॉट कंप्लीट, ध्यान रखना, नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड विद H2O एंड प्रोड्यूस a small amount of OH-, यानी जो बहुत कम अमाउंट में OH- आयन देते हैं उनको बोलते हैं आप बेस, ठीक है जी। एग्जांपल देख लो, जैसे NH4OH, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे वीक बेस हैं। केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जब बेस होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हो करते हैं। नंबर 1, बेस रिएक्ट विद मेटल, यानी ये बेस जो होते हैं रिएक्टर, यानी मेटल के साथ में क्या रिएक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो एसिड, मतलब जो मेटल के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे NaOH है, NaOH जिंक के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, यानी सारी की सारी मेटल क्या नहीं करती है, बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, ये बात ध्यान रख लेना भैया। क्या बोला मैंने, सारी की सारी मेटल, आप आयरन को क्या कर दोगे, NaOH के साथ में करोगे तो नहीं बनेगा कुछ भी, सही है। कुछ ही मेटल ऐसी होती है जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है ना, जो क्या काम करती है, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी सारी की सारी मेटल रिएक्शन नहीं करती है मेटल के साथ में। दूसरा, बेस रिएक्ट विद एसिड, यानी एसिड के साथ में जब बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपको पता ही है, बेस जब क्या काम करता है, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, वही है सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर, यानी ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपको पता ही है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं, चाहे एसिड को बेस में मिलाओ चाहे बेस को एसिड में मिलाओ, ठीक है ना, बात आपकी एक ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी क्या काम करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में बेस की रिएक्शन कराएंगे। मान के चलो आपके पास में एक बेस है CaOH का उल्टा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, ठीक है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर बाहर निकाल देगा, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। यूजेस देख लेके क्या क्या यूज है बेस के। नंबर 1 देखो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसका यूज किसमें किया जाता है, सॉप बनाने में, पेपर बनाने में, और रेयन एक सिंथेसिस फाइबर होता है रेयन, ठीक है ना, उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना, जो तुमने देखे होंगे ना ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं, ब्लीच, है ना, अलग अलग कलर के बाल करवा ले देते हैं, हरे पीले लाल गुलाबी, तो वो ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीच ही करवाते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, किससे बनाई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी वो भी एक प्रकार का बेस होता है। ज्यादा हमें अपने बालों पे कलर नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो क्या कर देता है, बालों को कलर उड़ा देगा और मतलब बालों को थोड़ा क्या कर देता है, बोलो वीक कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है,
एंटी एसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे स्टमक में, पेट में क्या हो गया, बहुत सारे मान के चलो एसिड हो गया, ठीक है ना, उसको क्या करने के लिए एंटी एसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे। तो बेस, आई होप कि आपको बेस समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट, ठीक है ना। सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में सॉल्ट क्या होता है, देखो सॉल्ट होता है, सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही आपकी सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। मींस आप बोल सकते हो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का। समझ में आई बात या नहीं? When acid and base combine to each other to form salt, यानी जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। सिंपल सी बात है। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, जैसे देख लीजिए, या मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान के चलिए एसिड लिया NaOH, हमने एक बेस लिया और प्लस एसिड लिया, एसिड HCl लिया, और ये आपस में कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद में देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ NaCl, और प्लस ये बन गया आपका H2O। तो ये जो बना ये सॉल्ट ही है। तो वही बोला है कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, ये आपका सॉल्ट है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये भी आपका सॉल्ट है। MgCl2 ये भी आपका सॉल्ट है। ZnCl2, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना। एक ही नहीं है कि आपने घर में देखा जी NaCl जिसको आप खाते हो सिर्फ उसको ही सॉल्ट बोलते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं हमारे। समझ में आई बात है ना। सॉल्ट की पूरी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है सॉल्ट की। छोटे मोटे सॉल्ट नहीं है कि एक दो ही सॉल्ट है। आपने तो आपको यही पता चला होगा कि NaCl ही सिर्फ सॉल्ट है, नहीं, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है जी। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यानी जब हम क्या काम करते हैं, देखो सॉल्ट को पानी में जब डिसॉल्व करते हैं ना, तो डिसॉल्व करने के बाद में वो क्या होता है, अपने अपने आयनों में डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में पानी है, ठीक है ना, वाटर है, आपने इसमें NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया, NaCl। तो ये NaCl क्या काम करेगा, Na प्लस और प्लस क्या होगा, Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये अपने अपने आयनों में डिसॉल्व हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। दूसरी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते हैं। समझ में आई बात है ना। जब ये क्या होते हैं, मैंने बोला सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जब इनको एक्वस फॉर्म में लाया जाता है, जैसे मान के चलो NaCl है, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो ये अपने अपने आयनों में डिसॉल्व होता है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ध्यान रखना, जब इसको एक्वस फॉर्म में, सॉल्ट को एक्वस फॉर्म में लाया जाता है, कभी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अदरवाइज अगर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ध्यान रखो जी, ठीक है, समझ गए। चलो आगे, सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड, ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, जैसे आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, Na प्लस और Cl माइनस दिया, तो प्लस और माइनस दिया, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर मैंने अभी बात बताई नहीं आपकी, सॉल्ट बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, एक ही सॉल्ट ना है कि आपने घर में इस्तेमाल किया बस वही सॉल्ट है, नहीं, बहुत सारे मतलब की सॉल्ट होते हैं, इसलिए हमने बोल दिया फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या होता है, द सॉल्ट हैविंग द सेम आयन, है ना, द सॉल्ट हैविंग द सेम आयन, यानी वे वाले सॉल्ट जिनमें सेम आयंस होते हैं, आर सेड टू बी बिलोंग टू ए फैमिली, उसको हम क्या बोलते हैं, एक फैमिली से बिलोंग कर देते हैं कि ये इस वाली फैमिली से बिलोंग है। जैसे नहीं समझ में आया, एग्जांपल बता दूं, जैसे NaCl और Na2SO4, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, आप बोलोगे सर Na कॉमन है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली है। किसकी फैमिली है, सोडियम सॉल्ट की फैमिली है। तो जिसमें सेम आयंस प्रेजेंट होंगे वो अपनी फैमिली कहलाएगा। जैसे सोडियम में जैसे NaCl Na2SO4, तो ये क्या हो गया, ये सोडियम से बिलोंग कर रहे हैं, सेम चीज क्या है इसमें, बोलो, आप कहोगे सर Na, तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया। जैसे यहाँ पर देखो NaCl है और KCl है, इसमें क्या चीज कॉमन है, आप बोलोगे सर इसमें भी Cl कॉमन है, इसमें भी Cn कॉमन है, तो इसलिए इसमें Cl बोले तो क्लोराइड, तो ये क्या होगी, क्लोराइड सॉल्ट हो गया या क्लोराइड फैमिली होगी, आप ऐसे बोल सकते हो। कंफर्म चीज समझ में आ गई कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या होता है पीएच सॉल्ट सॉल्यूशन, आप सभी को पता है जो सॉल्ट होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और इसका जो पीएच आता है वो कितना आता है, 7 के बराबर में आता है। समझ गए। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो आपका जो तो पीएच होता है सॉल्ट का, ठीक है ना, वो मोस्ट ऑफ दिस वो क्या होता है, 7 के बराबर होता है। तो कह रहा था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, यानी जब एक्वस सॉल्यूशन जो आपका मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट के बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनका जो पीएच होता है वो कितना होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो 7 होता है, कितना होता है, 7 के बराबर में होता है।
बट सम सॉल्ट, ठीक है ना, प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कुछ ऐसे भी हमारे पास में सॉल्ट हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो एसिड भी हैं, यानी मतलब क्या काम करते हैं, पीएच वैल्यू उनकी 7 से कम भी है और पीएच वैल्यू ज्यादा भी है। तो ध्यान रखो, वही बोल रहा है कि कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या काम करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो क्या काम करता है, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन भी देते हैं। ऐसे भी सॉल्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब की सब क्या काम करें, उनकी जो पीएच वैल्यू हो न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल मतलब पीएच वैल्यू 7 हो, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास में बहुत बड़ी सॉल्ट की फैमिली है, तो कुछ आपके क्या होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं उनके पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होते हैं और कुछ किसी की 7 से कम होते हैं, और कोई क्या होते हैं 7 से ज्यादा भी होते हैं। 7 से कम होंगे तो एसिड होगा और 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। देख लेते हैं कैसे कैसे। देखो पहला कंडीशन क्या लिखी हुई है, पहली कंडीशन लिखी हुई है द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होकर किसे में देखो मैंने आपको बताया एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा। अगर सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो वो क्या काम करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होंगे तो हमेशा उस वाले सॉल्ट की जो उससे गैट हुई है, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, जो भी आपका सॉल्यूशन बना है, जो भी आपका सॉल्ट बना है, उसकी हमेशा जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 के बराबर होगी। मींस कहने का मतलब है वो न्यूट्रल होगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्या बोला, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएगा तो वो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। मींस उसकी पीएच जो वैल्यू होगी 7 के लगभग बराबर होगी। ठीक है, समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या है, जब कोई क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपस में कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद में वो क्या काम करेगा जी, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। मींस कहने का मतलब है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिलेगा ना तो हमेशा वो क्या काम करेगा, हमेशा जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस आपका NH4OH आपका वीक बेस है, दोनों आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद में NH4Cl बनाया। NH4Cl ये भी एक सॉल्ट ही है, क्या है, ये भी एक सॉल्ट ही है, बट कैसा, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है। मींस कहने का मतलब है इसका पीएच जो वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। क्या होगी, पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। ध्यान रखना इसकी पीएच वैल्यू, अभी भी बताऊंगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है। तीसरी बात क्या कह रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में कंबाइन होंगे, क्या होंगे, वीक एसिड ले रहे हैं अब के हम और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब उसका जो सॉल्ट बनेगा, जो भी जब भी हम क्या करेंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिक होगी। जैसे H2CO3 है ना, H2CO3 कार्बोनेटिक एसिड है और NaOH क्या है, ये जो आपका वीक एसिड है और ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कंबाइन हुआ तो एक सॉल्ट बनाया Na2CO3। अब ये जो N मतलब कि Na2CO3 जो सॉल्ट आया है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिक होगी, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है उसकी पीएच जो वैल्यू होगी वो 7 से ज्यादा होगी। क्या होगी, पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से ज्यादा होगी। समझ में आई, ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्ट के बारे में। आई होप की चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। ठीक है ना, किसे कहते हैं इंडिकेटर्स। देखो जो हमें क्या काम करते हैं, जो हमें एसिडिक और बेसिक चीजों की पहचान कराते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है, उसको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। समझ में आई, तो बोल रहा है एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिडिक और बेसिक। यानी जो हमें किसके बारे में बताते हैं, एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, जो भी सब्सटेंस उसको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। समझ में आई बात या नहीं है। ये आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल मींस कहने का मतलब है जो हमें नेचर से गेट होता हो, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से गेट होते हो उनको बोलते हैं हम क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो वही बोल रहा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय नेचर। ये कहां से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है। कुछ यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, देखो एक है ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और ये प्लांट हो रहा है लिचन, ठीक है ना, एक प्लांट होता है लिचन, एक प्लांट होता है, उससे गेट किया जाता है लिटमस पेपर। ध्यान रखना भैया। तो लिटमस जो पेपर है, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, कोई सा भी लिटमस पेपर है, वो सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब देखो इसको क्या काम होता है ब्लू लिटमस पेपर का, ये बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लेकिन एसिड में ये क्या रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा।
लेकिन अब देखो रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर क्या काम करेगा, एसिड में है तो एसिड में क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। कंफर्म चीज समझ में आ गई बात नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा और भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे टर्मरिक, हल्दी जो होती है, हल्दी, ठीक है ना, हल्दी भी एक क्या है आपका, हल्दी भी एक एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर्स। ये बेसिक मीडियम में, वैसे तो आपको पता है इसका कलर कैसा रहता है, येलो रहता है, आपको पता ही है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या काम करते हैं, किसी बेस में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, लेकिन एसिडिक में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेस में ही इसका कलर चेंज होता है और रेड होता है। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, लाइक दैट, जैसे चाइना रोज हो गया, रेड कैबिज हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में, ठीक है ना, जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जो एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया, दूसरा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विच ऑब्टेन्ड बाय द लेबोरेटरी, यानी विच मेड अप ऑफ ह्यूमन वेट, जो किससे गेट होते हैं, यानी जिसको ह्यूमन वेट बनाते हैं, मतलब इंसान बनाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दो है हमारे पास में, मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा है फिनोफ्थिलीन। कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है हमारे पास में फिनोफ्थिलीन। देखो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, ऑरेंज रहता है, लेकिन जैसे ही इसको बेस में डालोगे, सॉरी एसिड में डालोगे, तो इसका कलर रेड हो जाएगा तुरंत। कैसा हो जाएगा, रेड। कैसा कलर रहता है मिथाइल ऑरेंज का, सर आप बोलोगे ऑरेंज कलर का रहता है। कैसा रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है, लेकिन जैसे इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है जी। दूसरा, अगर इसको बेस में डालते हैं तो इसका ऑरेंज कलर से चेंज होकर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। फिनोफ्थिलीन, नेक्स्ट है हमारा फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है। जैसे ही एसिड में डालेंगे तो एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, मतलब कलरलेस है तो कलर ही लेस रहेगा बेसिक मीडियम में। लेकिन जैसे ही इसको फिनोफ्थिलीन को आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका जो कलर है वो तुरंत कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे सर पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक, ठीक है ना। तीसरा जो टाइप है आपका वो होता है आपका ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलाफैक्टरी का मतलब क्या होता है, मतलब स्मेल, समझ में बात ही नहीं। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम स्मेल के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन, क्या है, ऑनियन। ऑनियन को अगर आप क्या काम करोगे, ऑनियन में अगर आप क्या काम करोगे, उसके ऊपर अगर बेस डाल दोगे ना, ठीक है, तो उसकी जो ऑनियन की जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी। ना यकीन आए तो आप घर पे जाके करके देखना, एक प्याज काटना, उसमें थोड़ा सा बेस मिला देना, उसकी सारी की सारी जो प्याज की स्मेल है वो गायब हो जाएगी। लेकिन जो अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालोगे, मतलब एसिड डालोगे इसको, तो इसमें से और ज्यादा बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी, समझ में आई। तो स्मेल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल के थ्रू क्या काम करते हैं, हमें एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, इंडिकेट करते हैं, उनको बोलते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल बता दिया ऑनियन, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। दूसरा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटरों का। क्या बोला मैंने, ये यूनिवर्सल जो इंडिकेटर्स होता है बहुत सारे, यानी कि इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, समझ में आई बात है नहीं ये। और ये क्या काम करेगा, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता, हर किसी के सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देगा, किसी में पिंक, किसी में येलो, किसी में ग्रीन, किसी में कैसे, किसी में कैसे। क्योंकि क्या, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्सों का मिक्सचर होता है, समझ में बात ही नहीं। तो ये चेंज कलर ऑफ डिफरेंट लेवल, और डिफरेंट लेवल पर इसका कलर भी चेंज हो जाता है, समझ में, मतलब अलग अलग, अगर कोई एसिडिक है अलग कलर आएगा, हर किसी में, मतलब कितने भी सॉल्यूशन ले लीजिए उन सभी में क्या काम करेगा, उन सभी में अलग अलग टाइप से क्या काम करेगा, उसको बोलो कलर को चेंज कर देगा। ये होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, समझ में आई बात है नहीं। ये आपके उसमें है नहीं, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, ये जो होता है बहुत सारे मतलब डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, दैट चेंज कलर एट द डिफरेंट लेवल, और जो क्या काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अलग अलग कलर देता है टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, किसी की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को फाइंड करने में, डिटरमाइन करने में। तो ये आपके इंडिकेटर्स थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। चलो जी, अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें हम क्या काम करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी हम क्या काम करते हैं, जिसके थ्रू हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। एक्चुअली में होती क्या है ये भैया, देखो ये इस टाइप से एक क्या होती है, स्केल होती है। क्या होती है, इस टाइप से स्केल होती है जिसमें कितने तक नंबर होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 0 भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर आप ध्यान रखो, 1 से लेकर कितने तक, 14 तक,
कितने तक 1 से लेकर 14 तक, या आप बोल सकते हो 0 से लेकर कितने तक, 0 से लेकर आपके 14 तक नंबर्स होते हैं, और मिडल में जो होता है ये 7 नंबर होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, और इधर 6, और ये 7, और इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा आपका 9, और इधर हो जाएगा आपका 10, इधर हो जाएगा आपका 11, इधर हो जाएगा आपका 12, और इधर हो जाएगा आपका 13, और इधर हो जाएगा आपका 14। सही है। तो एक पीएच स्केल होती है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होती है, एक ऐसी स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक आपके नंबर होते हैं। कितने तक, 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। और ये पीएच स्केल क्या काम करती है, स्ट्रेंथ नापती है किसी भी एसिड और बेस की को, ठीक है ना। अगर किसी की पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, क्या बोला, अगर किसी की पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, 7 है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, मींस ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेस होगा। बात कंफर्म समझ में आई। लेकिन आप 7 से अगर क्या काम करते हो, नीचे जाते हो, किसी की पीएच वैल्यू क्या है, किसी की पीएच वैल्यू क्या है, कम है किससे, 7 से। अगर किसी की पीएच वैल्यू कम है 7 से, तो वो क्या होगा, वो एसिड होगा। क्या होगा, वो एसिड होगा। समझ में आई बात, ये नहीं है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू ज्यादा है किससे, 7 थे, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका बेस। समझ में आई बात, ये नहीं है, क्या होगा, वो होगा आपका बेस। ध्यान रखना, अगर किसी की पीएच वैल्यू क्या है, कम है किससे, 7 से, तो वो एसिडिक होगा। और किसी की पीएच वैल्यू क्या है, ज्यादा है 7 से, तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। समझ में आई बात, ये नहीं। मान के चलो जैसे एक मैंने ली, किसी की पीएच, कोई सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, मैंने बोला सर 5 है उसकी पीएच वैल्यू, तो बताओ कि वो एसिडिक होगा या बेस, तो आप बोलोगे सर वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिड होगा वो। समझ में आई बात, कंफर्म समझ में आई। मैंने बोला किसी की पीएच वैल्यू कितनी है, पीएच वैल्यू मैंने बोला सर किसी की पीएच वैल्यू 13 है, तो वो बताओ एसिडिक होगा बेस होगा, तो आप बोलोगे सर वो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। कंफर्म चीज समझ में आ गई बात, ये नहीं है। अगर हम 7 से नीचे जा रहे हैं तो वो एसिड होंगे, और 7 से ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या होंगे भैया, वो बेस होंगे। कंफर्म चीज समझ में आई। तो ये क्या है, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें एक से यानी 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ कैसे, अभी तो सिर्फ ये पता चला है कि भैया एसिडिक कौन से होंगे और बेस कौन से होंगे। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो एसिड होंगे, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी वो क्या होंगे, बोलो, वो बेस होंगे। तो देखो स्ट्रेंथ कैसे, अगर एसिड की जितनी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, मैंने बोली पीएच वैल्यू जितनी लेस होगी, क्या होगी, पीएच वैल्यू लेस होगी, एसिड जो होगा, क्या एसिड जो होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आई, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो एसिड इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने बोला अभी बताओ किसी की पीएच वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बताओ तुमसे पूछ लेगा ये एसिड जो होगा, आपको कंफर्म है ये एसिड है, अब बताओ ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, आप बोलेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान रखना, क्योंकि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, इधर को जितनी कम होते चले जाओगे ना, तो स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जितनी पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। मैंने बोला सर किसी की पीएच वैल्यू कितनी है, 6 है, वो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक, आप बोलोगे सर क्या होगा, वीक एसिड होगा। कैसा होगा, वीक एसिड होगा। समझ में आई बात, ये नहीं। लेकिन बेस में ये चीज उल्टी होती है। बेस में मैंने क्या बोला, पीएच वैल्यू जितनी क्या होगी, मोर होगी, पीएच वैल्यू जितनी मोर होगा, बेसिक प्रॉपर्टी उतनी ही क्या होगी, बेसिक प्रॉपर्टी उतनी ही, बताओ जल्दी से, मोर होगी। समझ में, यानी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी यानी उसकी स्ट्रेंथ, बेस की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। मैं बोला किसी के पीएच वैल्यू कितनी है जी, मैंने बोला किसी की पीएच वैल्यू 8 है, तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस, आप बोलोगे सर ये वीक होगा। क्यों होगा वीक, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कम है। मैंने बोला सर किसी की पीएच वैल्यू कितनी है, 14 है, तो ये बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक, आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आई बात, ये नहीं है। तो इस तरीका से आपकी पीएच स्केल भी कंप्लीट होती है, जो बताती है आपको किसके बारे में, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो जी, अगला टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या क्या इंपोर्टेंस है पीएच वैल्यू का हमारी इंपोर्टेंस यानी कि हमारी डेली लाइफ में, उसको देख लेते हैं। क्योंकि पीएच जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना, मतलब इसका हम बहुत ज्यादा हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे, देखो जैसे पीएच इन अवर
डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी पीएच बहुत जरूरी होता है। अगर पीएच क्या हो जाता है, ज्यादा या कम हो जाता है, तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाती है, डाइजेशन नहीं हो पाता, और पेट में क्या होने लगती है, बनती है गैस बनने लगती है, खट्टी खट्टी डगारें आने लगती हैं, और पेन भी करने लगता है पेट। अगर हमारे पीएच वैल्यू क्या है, हमारे तो आपको पता है हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे स्टमक में भी HCl प्रेजेंट रहता है। उसका जो पीएच वैल्यू है अगर 1.4 तक है, क्या है, अगर उस एसिड का क्या है, पीएच वैल्यू 1.4 तक है, ठीक है जी, तो वो क्या है, सही है आपके लिए, उसका डाइजेशन होता रहेगा जो भी कुछ खाओगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाएगी, पीएच वैल्यू 1.4 से ज्यादा हो जाएगी, तो या फिर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है ना, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन ना होने की वजह से आपको क्या होने लगेगी, आपके पेट में क्या होने लगेगी, गैस बनने लगेगी, या फिर आपके पेट में पेन होने लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारे स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव मतलब सिस्टम के लिए भी पीएच का मेंटेनेंस होना जरूरी है, मेंटेनेंस, ठीक है, समझ में बात या नहीं, ध्यान से समझ लो। अगर पीएच वैल्यू कितनी है, 1.4 है, तो ही वो क्या होगा, आपके लिए बेटर होगा। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर आपके पेट में गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी या फिर पेन करने लगेगा। इसलिए पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.4। अगर ज्यादा हो जाती है तो आप क्या काम करते हैं, डॉक्टरों से गैस की दवा लेके आते हैं, मीन्स आप जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसको लेते हो या फिर इनो लेते हो। समझ में आई बात या नहीं? पीएच वैल्यू को क्या करने के लिए, कम करने के लिए आप क्या काम करते हो, बेस खाते हो। पीएच चेंज एज द केसेस ऑफ टूथ डेकी, मींस टूथ डेकी के लिए मतलब क्या होती है, पीएच चेंज हो जाता है कॉजेस ऑफ द टूथ डेकी, है ना। अगर पीएच चेंज हो जाए हमारे दांतों का, अगर पीएच चेंज हो जाए तब भी क्या होगा, तब भी हमें टूथ डेकी हो जाएगी, मतलब हमारे दांत खराब हो जाएंगे। क्यों, देखो अगर सपोज करो हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम के बने हुए दांत होते हैं। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में वो जो आपके, अगर कोलगेट आप टूथपेस्ट नहीं करोगे तो वो खाना जमने के बाद में एसिड, और हमारे मुख के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या काम करेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद एसिड बना देंगे। एसिड बनाने के बाद में क्या होगा, एसिड, मैंने आपको बताया एसिड क्या काम करेगा, मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा और उसको क्या कर देगा, बोलो खराब कर देगा दांतों को। तो इसलिए अगर पीएच हमारे दांतों का चेंज हो जाता है तो उसके कॉजेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, टूथ डेकी हो जाती है, मतलब हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो पीएच वैल्यू अगर हमारी 5.5 से कम हो जाती है, क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू अगर हमारी 5.5 से कम हो जाती है तो बहुत ज्यादा एसिड बनने लगेगा, जिसकी वजह से हमें टूथ डेकी हो जाएगी, मतलब हमें टूथ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, टूथ खराब होने लगेंगे, दांत खराब होने लगेंगे। इसी वजह से हम क्या काम करते हैं, पीएच वैल्यू के लिए, पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 के करीब में होती है, जिसकी वजह से जब हम टूथपेस्ट करते हैं ना तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आप बच जाते हो टूथ डेकी होने से, मतलब आपके दांत बच जाते हैं खराब होने से। ठीक है जी। तीसरा होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, है ना। प्लांट और एनिमल्स तो आपको पता है सेंसिटिव होते हैं, पीएच चेंज होने की वजह से प्लांट और एनिमल्स दोनों पर ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मान के चलो आपके फील्ड है, खेत है, ठीक है ना, अगर उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी वो फील्ड, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करने कम कर देंगे। अगर मान के चलो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो बेसिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, तब भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। समझ गए। तो इसलिए सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो 7 के करीब में होना चाहिए। अगर 7 से ऊपर ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसी वजह से अगर क्या होती है, प्लांट में मान के चलो पीएच वैल्यू अगर कम हो जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो एसिडिक होगी वो सॉइल, तो उसमें हम बेस मिला देते हैं, कोई सा क्या मिला देते हैं, बेस। अगर मान के चलो पीएच वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है, वो जो सॉइल है वो बेसिक हो जाती है। क्या करेंगे हम, इसको हम मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, क्या करेंगे, इसमें एसिड मिला देंगे मेंटेन करने के लिए। समझ में आई बात ये नहीं। चलो चौथा होता है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेल्फ डिफेंस में भी हमें पीएच वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको स्टिंग, मतलब कोई भी आपकी चींटी थी, चींटी ने काट लिया या फिर हनी बी ने काट लिया आपको, तो क्या हो जाता है, उसके जो स्टिंग होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें एसिड भरा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपको काट के गई, काटने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, हाथ स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस
स्टिंग में जो डंक था उसमें क्या होता है, एसिड होता है, और वही एसिड की वजह से आपका हाथ जो होता है वो स्वेल कर जाता है। समझ में बात ये नहीं है? तो इस वजह से हम क्या काम करते हैं, अगर ऐसा क्या काम करता है, ऐसा कोई कोई आपको काट लेती है आंटी या चींटी या मतलब हनी भी काट लेती है, तो आप उसमें बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका बेस होता है। अब एसिड में बेस का आप मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से उसका जो पीएच वैल्यू है मेंटेनेंस हो जाएगा, और मेंटेनेंस होने के बाद में आपको स्वेलिंग नहीं होगी। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चीजें समझ में आ गई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है।